हेलो डियर, जितने भी मेरे डियर एएनएम के कैंडिडेट हैं सबको वेलकम है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। आपको मैं बता दूं यहाँ पे माय डियर कि आज का ये जो प्रश्न आप देखिएगा 50 से ज़्यादा प्रश्न देखिएगा, 55 के आसपास यह प्रश्न आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वही प्रश्न को हमने यहाँ पे लाया है। देखिए आपसे कितना बन पाता है। यह जो है एग्जाम में हुए प्रश्न है, समझ गए। तो देखिए आपसे कितना बनता है, कितना ही नहीं बनता है। चलिए शुरू करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। समझ गए, मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन नहीं है आपको बताना है। तो डियर मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए एक चीज़ बता देता हूँ, आपके सामने में है। देखिए एक होता है आपका मैक्रो और एक होता है आपका माइक्रो, समझ गए। दोनों में अंतर समझिएगा। मैक्रो का मतलब होता है जिसको आपको भोजन के थ्रू ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ता है, पोषण के जरिए ज़्यादा लेना पड़ता है। और माइक्रो वह होता है जिसको आपको भोजन के जरिए बहुत कम मात्रा में मिलता है और वह निचोड़ के बाद बहुत कम मात्रा में आपके पोषण से प्राप्त होता है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन ये सब आपके भोजन में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, तभी तो शरीर मोटापन हो जाता है फैट बढ़ने से। कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, चीनी वगैरह जो होता है, इस सब से कार्बोहाइड्रेट चावल वगैरह से मिलता है। प्रोटीन दाल उल से मिलता है। तो ये सब आपके भोजन के जरिए लार्ज अमाउंट में मिल सकता है और लेते हैं, समझ गए, जो बॉडी को एनर्जी के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। लेकिन माइक्रो जो होता है यह आपके भोजन से बहुत कम मिलता है। यह आपके इससे जो होता यह है कि आपके हर एक बॉडी के ऑर्गेन को ग्रोथ मिलता है, समझ गए। तो जैसे विटामिन्स और अन्य खनिज जो होता है वह माइक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल होता है, समझ गए, माइक्रो का। लेकिन ये प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो है यह आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के उदाहरण है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कौन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें से विटामिन नहीं होगा, यही आंसर होगा। बाकी अगर माइक्रो पूछता तो माइक्रो हमारा विटामिन हो जाता, समझ गए। तो ये मैक्रो और माइक्रो में ध्यान रखिएगा, समझ गए। यहाँ पे ए के जगह पर आई रहेगा तो माइक्रो हो जाएगा और ए है तो मैक्रो। मैक्रो मतलब लार्ज अमाउंट में चाहिए और माइक्रो मतलब छोटा अमाउंट में मिलता हो। तो विटामिन ऐसा थोड़ी ना है कि भर भर के मिलता है, यही चीज़ है, समझ गए। निम्नलिखित में से कौन सा वाटर सोलुबल विटामिन है। अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है। तो आपको पहले से पता है कि विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ए, डी, ई, के और ई और साथ में एक और लिखिएगा के। ये चारों जो है फैट में घुलनशील है, वसा में, समझ गए। तो वसा, अब इसमें तीनों जब ये आपका फैट में घुलनशील है तो बच तो गया यही। तो विटामिन बी और सी जो है आपके जल में घुलनशील है, ठीक है। आगे चलिए, एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा तो फायदा मिलेगा, वरना घूमते रहिएगा। आपके यहाँ पे प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके यहाँ पे, देख लीजिए, बहुत शानदार प्रश्न है। आगे यहाँ पे आपका प्रश्न है। प्रश्न क्या है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ से विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा मिलती है। तो आपको बताना है कौन से खाद्य पदार्थ से जो है सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा मिलती है, इन चारों में से बताना है। तो माय डियर, विटामिन ए का जो सबसे मात्रा होता है ना, वह तेल उल वाला जो सामान होता है ना, खासकर जो सनफ्लावर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है आपके विटामिन ई पाया जाता है, सूर्यमुखी के, जिसको हम लोग फूल कहते हैं, समझ गए। आगे चलिए, विटामिन सी की कमी से कौन बीमारी होता है, कितना बार बता चुके हैं, स्कर्वी। विटामिन बी की कमी से बेरी रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से और नाइट ब्लेंडलेस विटामिन ए की कमी से, बी और ए सी, ठीक है, याद रखिएगा ऐसे, ठीक है ना। 5वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में आ रहा है, बहुत शानदार प्रश्न है। बच्चे को पूरक आहार कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब से शुरू कर देना चाहिए। मतलब बच्चे को पूरक आहार कब से शुरू करना चाहिए, पैदा होते ही, 6 माह की उम्र पर, 1 वर्ष की उम्र पर, 2 वर्ष की उम्र पर। तो पूरक आहार का मतलब होता है कि स्तनपान जब अपने आखिरी महीने में हो, मतलब स्तनपान की उम्र क्या है, एकनिष्ठ स्तनपान का उम्र क्या है, 6 महीने तक विदाउट किसी चीज़ को स्तनपान सिर्फ कराना चाहिए, वो एकनिष्ठ स्तनपान होता है। कम्प्लीमेंट्री पूरक आहार का मतलब होता है कि जो है स्तनपान के साथ में कुछ ऊपर से आहार दिया जाता है, तो वही पूरक आहार होता है। तो यह 6 माह की उम्र पर शुरू करनी चाहिए कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, समझ गए। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है। कौन सा टिश्यू को हमारे जो है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स है, पोषक है, जो हमारे पोषक मतलब ऊतकों को मरम्मत करता है ऊतक क्षतिग्रस्त होने पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन जो है हमारे क्या करता है कि यह जो है हमारे बॉडी में टिश्यू को रिपेयर करता है, प्रोटीन, समझ गए। आगे चलिए, आगे के लिए एक और ज़बरदस्त प्रश्न आपके सामने है।
सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है? डेंगू बीमारी का इनमें से कौन सा लक्षण है जो नहीं है? तो तेज बुखार, हल्का बुखार, आंखों में दर्द, जोरों में दर्द। तो डेंगू का जो राइट आंसर हल्का बुखार नहीं हो। डेंगू में तेज बुखार के साथ में जोरों में दर्द भी होता है, आंखों में दर्द भी होता है, और अगर यहाँ पे ब्लीडिंग रहता ना तो ब्लीडिंग भी राइट आंसर होता है। हेमोरेजिक फीवर भी होता है जिसमें रक्तस्राव भी होता है। समझ गए? तो राइट आंसर ए लक्षण नहीं है हल्का बुखार, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे नंबर देखिएगा माय डियर, यहाँ पे कहता है वीबीएम का पूर्ण रूप जो है बताना है। ठीक है, वीबीएम का, चलिए वीबीएम का पूर्ण रूप बताते हैं। वीबीएम का जो फुल फॉर्म है आपके सामने है माय डियर। वीबीएम का जो फुल फॉर्म है ऑप्शन जो है आपके बी होंगे। ठीक है, वैक्सीन वायल मॉनिटर, वैक्सीन वायल मॉनिटर होता है, वैक्सीन वायल मॉनिटर होता है वीबीएम का फुल फॉर्म। आगे देखिए, 9 माह के उम्र पर विटामिन ए की डोज कितनी होती है? यानी आपको बताना है कि 9 माह के उम्र पर विटामिन ए का कितना डोज दिया जाता है। तो आपको पता है विटामिन ए का शुरुआती यह डोज होता है और यह जो है 1 लाख जो है इतना आयु दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। तो 9 माह की उम्र पर ऑप्शन नंबर बी है आपका, पता है, ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत प्रश्न है आपके सामने है, यहाँ पे देख लीजिए। कहता है माय डियर कि किसी वस्तु या सतह को कोरोना वायरस से अगर संक्रमण मुक्त करना है तो किस पदार्थ का जो है उपयोग किया जा सकता है? मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर किसी, सीधा समझिए, यहाँ पे कोरोना वायरस दे दिया है, बट अगर हमको नॉर्मली किसी भी संक्रमण को अगर किसी सतह से संक्रमण मुक्त करना है तो किस रासायनिक पदार्थ का जो है हम लोग उपयोग करेंगे? तो फॉर्मल्डिहाइड, मेथेनॉल, देख लीजिए, ग्लूट्रिल्डिहाइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो आपको पता होना चाहिए कि राइट आंसर क्या होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट होगा। ठीक है, अगर आपको कोरोना से अगर मुक्त करना है तो सोडियम हाइपोक्लोराइट इज द राइट आंसर। ठीक है ना, आगे चलिए, आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आगे के प्रश्न है। आगे कहता है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, इसी ही हम लोग MDRT कहते हैं, MDRT थेरेपी यही होता है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है? मतलब MDRT किसी को चलता है तो उसमें कितने समय तक जो है यह जो है इलाज चलता रहता है? तो माय डियर ऑप्शन नंबर कितना होगा आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन आपका राइट आंसर जो है कम से कम 20 से 24 माह। कितना? कम से कम 20 से 24 माह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे भी आपको हम बताते हैं। सॉरी माय डियर, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, जो MDRT होता है ना, MDRT जो होता है, MDRT इसकी इलाज की जो अवधि है वह कम से कम जो है 24 से 27 माह। कितना? 24 से 27 माह MDRT मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट का जो होता है वह कम से कम 24 से 27 माह। ठीक है, आगे देखिए, कहता है गर्भवती महिला को टिटनेस टॉक्साइड के 2 टीके लगाने के बीच कम से कम कितना अंतराल रखना चाहिए? आपको पता है कि एक गर्भवती महिला होने के बाद जो है उसे 2 टिटनेस टॉक्साइड के कम से कम टीके लगवाने चाहिए। दोनों टीके के बीच जो है कम से कम कितना समय अंतराल रखनी चाहिए? कम से कम 4 सप्ताह, जिसको हम लोग 1 महीने कहते हैं, तो कम से कम जो है 1 महीने का जो है आपको गैप रखनी चाहिए। ठीक है ना, आगे चलिए, आगे हम लोग आगे चलते हैं। ओके, चलिए, आगे है माय डियर, यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जो है वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है? तो जन्म के समय आपको पता है BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी का टीका, यही तीनों टीका तो जन्म के समय दिया जाता है, पता है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे है 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने है, खूबसूरत प्रश्न है। कोविड-19 बीमारी का कारण क्या होता है? तो कोविड-19 क्या है? कोरोना वायरस, एक प्रकार का वायरस है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो आपको पता है 206 हड्डियां होती है। ठीक है, ये भी आपको पता है, समझ गए। टीबी की जांच के लिए किए जाने वाले ट्यूबरकुलिन टेस्ट को क्या कहते हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि टीबी के जांच के लिए ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है, इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं? तो वह मॉन्टेक्स टेस्ट होता है। डिप्थीरिया के लिए 6 टेस्ट होता है। VDRL जो है सिफिलिस या यौन रोग के लिए आता है, पता है ना। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे एक एक चीज़ को अच्छे से देखिए और समझिए तो आपको जो है ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, आगे चलिए, 17 नंबर का प्रश्न है। कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है लीवर है, यकृत है। टेस्टिस द्वारा बनाए जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्टिस जो है वह मेल में पाया जाता है, जिसे वृषण कहते हैं, समझ गए। यह टेस्टिस जो होता है माय डियर, वह जो है
कौन सा हार्मोन बनाता है, आपको पता होना चाहिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। ठीक है, कौन से हार्मोन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है बनाता है। ठीक है ना, कौन से हार्मोन बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन। अब आगे प्रश्न है आपका 19 नंबर का प्रश्न है माय डियर आज का। कहता है कि लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित स्टोर होता है, मतलब लीवर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह किस रूप में संग्रहित होता है। तो आपको पता है लीवर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर होता है। किस रूप में, तो लीवर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर होता है। इसको याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। 20 नंबर है, किसी आबादी या समुदाय में कोई संक्रमित रोग के पहले रोगी फर्स्ट केस को क्या कहते हैं। तो माय डियर, अगर आपके गांव में, आपके समुदाय में संक्रमित की कोई भी संक्रमित रोग का पहला अगर रोगी मिलता है, फर्स्ट केस अगर वह रहता है, तो उसे प्राइमरी केस कहते हैं, प्राथमिक केस कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखकर रखना है। ओके, आगे चलिए। 21 नंबर का प्रश्न है, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। क्या आपको नहीं पढ़ा है स्वास्थ्य दिवस वाला में कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ये पर दोनों पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। यहाँ पे कहता है माय डियर, यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। तो ये सब तो पहले का ऑप्शन है। ठीक है, ये सब पहले का ऑप्शन है। आपको अभी नाम बताना है कि अभी वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। ठीक है, वर्तमान राष्ट्रपति छोड़िए क्योंकि यह जीके का प्रश्न हो जाएगा। तो आपको बताना है कि वर्तमान में अभी जो है भारत के जो है स्वास्थ्य मंत्री कौन है। ठीक है, बिहार के तो स्वास्थ्य मंत्री जानते हैं, भारत के जो है स्वास्थ्य मंत्री कौन है आप बताइए, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में एग्जाम दे रहे हैं तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे, तो आप लोग जरूर बताइए। समझ गए, तो आप लोग इसको जो है जरूर बताना। ठीक है, आगे चलिए। आगे है, कहता है MTP एक्ट जो है कब लाया गया। MTP एक्ट है, समझ गए ना, MTP एक्ट होता है, समझ गए, मेडिकल टर्मिनेशन जो प्रेगनेंसी होता है एक्ट होता है MTP, उसको भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया। जो क्या करता है, इलीगल एवर्सन जो संस्था करता है या जो आदमी करवाता है, तो उसके ऊपर यह कानून दंड के प्रावधान करता है। तो MTP एक्ट 1971 में आया, इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन किया जा चुका है, मतलब भारत से ख़त्म होने का जो है आपको आवाज़ दिया जा चुका है। तो वह पोलियो रोग है जो भारत से उन्मूलन किया जा चुका है, पोलियो फ्री घोषित किया जा चुका है। और ये भी पढ़ा चुके हैं कि पोलियो फ्री भारत कब घोषित किया गया, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे 25 नंबर का प्रश्न है, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का आह्वान किसने किया था। तो हरित क्रांति जो कि आपको स्वास्थ्य के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इसको जो है किसने किया था, भारत में आह्वान मतलब शुरू किसने किया था। तो MS स्वामीनाथन ने, MS स्वामीनाथन हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, 26 है, भारत स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि यह महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को 2014 को शुरू किया गया। ठीक है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म याद रहेगा, बाकी ये याद रखना है कि किस ईयर में, तो 2014 में स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया। समझ गए, आगे चलिए। आगे है प्रश्न है माय डियर, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया है। अब ग्लोबल वार्मिंग आपके जो है साइंस के लिए, मेडिकल के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें है। तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार ठहराया गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार है वह ग्रीन हाउस इफेक्ट है। समझ गए, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फीको ओरल माध्यम से नहीं फैलता है। तो माय डियर कहता है कि मुंह के माध्यम से और मल के रास्ते से कौन सा बीमारी है जो नहीं फैलता है। तो टाइफाइड फैलता है, बिल्कुल फैलता है, क्योंकि आप दूषित भोजन करते हैं, उससे यह आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड में, तो आंत से तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। हेपेटाइटिस ए भी मल और मुंह दोनों से फैलता है, हैजा भी मल और मुंह दोनों से फैलता है। तो इनमें से खसरा ही एक ऐसा रोग है जो ये आपके ओरल फीकल से नहीं जो है फैलता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। 29 नंबर का प्रश्न अब आपके हमारे सामने आ चुका है। कहता है दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण क्या है। दस्त रोग क्या होता है, मुंह से बहुत ज़्यादा पानी जाना, मल के रास्ते से बहुत ज़्यादा पानी जाना। तो यह दस्त रोग का जो प्रमुख कारण मृत्यु का होता है वह होता है डिहाइड्रेशन होना। इतना ना ज़्यादा मुंह और मल के रास्ते पानी जाता है कि बॉडी में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है, और जिसके कारण मृत्यु हो जाता है वो निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है,
30 नंबर है, निम्नलिखित में से 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या है। एक 5 वर्ष का बच्चा है और उसमें सबसे प्रमुख जो उसके मृत्यु का कारण माना जाता है वह क्या माना जाता है, तो यह भी पढ़ा चुके हैं पहले। निमोनिया एक ऐसा रोग है जो बच्चे को क्या करता है, पूर्ण तरीका से प्रभावित करता है और इसके कारण डेथ होने का खतरा भी ज़्यादा रहता है। समझ गए। अब चलिए आगे 31 नंबर की प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक एक प्रश्न बहुत अच्छा है, एग्जाम में पूछे गए हैं तो बढ़िया ही प्रश्न होगा, ठीक है ना। आगे चलिए। बच्चों में समान कैपिलरी रिफिल समय नॉर्मल कैपिलरी टाइम कितना होता है, तो आपको पता है नॉर्मल कैपिलरी फिलिंग टाइम कितना होता है बच्चे में, तो ये पहले पढ़ा चुके हैं। 3 सेकेंड से कम समय में जो है कैपिलरी रिफिल टाइम बच्चे में होता है। ओके, आगे चलते हैं। आगे एक और अच्छा प्रश्न है आपके सामने। कहता है माय डियर कि आप एक 6 माह के बच्चे के विकास का आकलन कर रहे हैं, मतलब आप एक 6 माह के बच्चा है, आप उसके विकास का आकलन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना विकास किया है। समानतः निम्नलिखित में से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, मतलब 6 माह में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चे में विकास हुआ है। बच्चा छोटे वाक बोल सकता है, बच्चा चम्मच से स्वयं खाना खा सकता है, बच्चा स्वयं बैठ सकता है, बच्चा स्वयं उठकर खड़ा हो सकता है। तो माय डियर, ये 6 महीने पर अगर बच्चा की बात किया जाए विकास का, तो बच्चा स्वयं से बैठने लग जाता है 6ठे महीने में, ठीक है। 6 से 7 महीने, किसी को 8 महीने भी लग जाते हैं, तो नॉर्मली 6 महीने में बच्चे में देखा जाता है कि वह बैठने लगता है स्वयं से, ठीक है। आगे है 33 नंबर, भारत में जन्म के समय नवजात का वजन समानतः कितना होता है। भारत की बात कह रहा है कि समानतः वजन कितनी होनी चाहिए, कितना होता है, होनी नहीं चाहिए, होने के लिए बात करेगा तब तो जो है 250 से लेकर 3000 ग्राम के बीच में हो जाएगा, ठीक है ना, इतना के बीच में हो जाएगा। लेकिन भारत में होता कितना है, तो भारत में समानतः 2 से लेकर 3 किलो का बच्चा जो है जन्म के समय होता है, समझ गए। लेकिन 2500 ग्राम से जैसे ही कमता है ना, तो उसे लो बर्थ वेट बेबी में रखते हैं, पता होनी चाहिए भी बात, ठीक है ना। आगे का देखिए 34 नंबर का प्रश्न अच्छा है। कहता है जब कंगारू मदर केयर केएमसी प्रदान की जाती है वह कम से कम कितने समय के लिए प्रदान की जानी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि केएमसी बच्चे को कम से कम कितने समय के लिए प्रदान की जानी चाहिए, तो कम से कम 6 घंटे के लिए केएमसी प्रदान की जानी चाहिए अगर किसी बच्चा को केएमसी देते हैं तो, ठीक है। आगे है लेबर रूम का जो तापमान होता है वो देख लीजिए। कहता है लेबर रूम का तापमान सेंटीग्रेड में कितनी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर माय डियर होगा वह 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यूँ कह सकते हैं कि जो कमरे का तापमान होता है ना, उसी तापमान पर जो है लेबर रूम रहना चाहिए, 26 से 28, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन जो है मानव के दूध यानी ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है। यह एक प्रकार से इम्यूनिटी बूस्टर होता है। यह इम्यूनोग्लोबिन है जो आपके मानव में यानी एक महिला के दूध में पाया जाता है, वह IgA होता है। यह पहले भी पढ़ा चुके हैं हम, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में आपको रखना चाहिए, ये सब अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन, यहाँ पे आप जो है ए ऑप्शन दोनों सेम है, तो ये जान लीजिए कि IgA होता है, कैपिटल A, इस बात को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है BCG का वैक्सीन का इंजेक्शन किस प्रकार लगाया जाता है। तो माय डियर आपको पता है कि BCG का वैक्सीन इंट्राडर्मल लगता है, समझ गए, आपको ये पहले से पता है। आगे चलिए, कहता है कॉपली के स्पॉट किस बीमारी में देखने को मिलते हैं। तो आपको भी ये पहले से पता है कि कॉपली के स्पॉट मिजल्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है, मिजल्स में देखने को मिलते हैं। कॉपली के स्पॉट किस बीमारी में होता है, खसरा में होता है। खसरा आपको ऊपर देखे हैं कि यह जो है मुंह और मल के द्वारा नहीं फैलता है, समझ गए। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, कहता है माय डियर कि समेकित बाल विकास योजना ICDS स्कीम के लाभार्थी कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि ICDC के जो लाभार्थी होता है 6 वर्ष से छोटे बच्चे, तो ये भी सही है। गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिला, ये भी सही है। तो ऑप्शन A और B दोनों सही होगा, इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न कहता है, अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा है, कि निम्नलिखित में से कैल्शियम का सबसे शक्तिशाली स्रोत मतलब सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा है। तो माय डियर कैल्शियम सबसे, इन ऑप्शन में सबसे बढ़िया जो कैल्शियम पाया जाएगा वह दूध में ही पाया जाएगा। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होता है उसमें जो है आपके कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है।
बाकी रही बात फल की, तो फल में जो है आपके खनिज विटामिन्स पाया जाता है। सब्जी में भी जो है आपके खूबसूरत जो है आपके हरे साग सब्जियां में भी जो है बहुत अच्छे अच्छे जो है आपको विटामिन्स खनिज मिल जाते हैं। मांस की बात करेगा तो इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। आगे चलिए, 41 नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे जो भी प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको सीखकर यह एग्जाम बेस्ड आपके प्रश्न है, ठीक है। 41 है, कहता है प्रसव उत्तर रक्तस्राव, मतलब प्रसव के बाद जो रक्तस्राव होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज, इसमें कौन सी दवा काम में नहीं ली जाती है। मतलब पीपीएच, इसको पीपीएच कहते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज। पीपीएच में कौन सी दवा काम में नहीं लेते हैं। ऑक्सीटोक्सिन लेते हैं, मिथर्जिन भी लेते हैं और मिसोप्रोस्टोल भी लेते हैं, लेकिन मीफेप्रिस्टोन नहीं लेते हैं, ठीक है। मीफेप्रिस्टोन नहीं लेते हैं, ध्यान में दीजिए। तो माय डियर, आपको ये पता हो गया कि प्रसव के बाद जो है आपको कौन सी दवा इसमें रक्तस्राव को रोकने के लिए लिया जाता है। तो प्रसव के बाद जो रक्तस्राव होता है उसको रोकने में ये ऑक्सीटोक्सिन भी काम में आता है, मिथर्जिन भी काम में आ सकता है और मिसोप्रोस्टोल भी काम में आ सकता है। बट ध्यान दीजिएगा, ये जो मीफेप्रिस्टोन जो दवा है, यह दवा जो है गर्भपात के लिए आता है, समझ गए, गर्भपात कराने में काम में आता है। तो मीफेस्ट्रोन तो होगा नहीं। अब इसी का एक ग्रुप का दवा ये मिसोप्रोस्टोल भी है। तो ये मिसोप्रोटोल भी काम जो है ये आपके एवर्सन में ही किया जाता है गर्भ अवस्था को समाप्त करने के लिए। लेकिन ये जो मिसोप्रोस्टोल जो होता है यह आपके ब्लीडिंग को रोकता है। तो यही तो पूछ रहा है ब्लीडिंग को रोकने में, तो यह ब्लीडिंग को भी रोक सकता है, लेकिन ये रोकता नहीं है। ये बिल्कुल प्योर जो है यह गर्भपात कराता है। बाकी गर्भपात तो ये भी कराता है क्योंकि ये दोनों एक ही ग्रुप का दवाई है। लेकिन ये बेचारा जो चौथा वाला है यह जो है गर्भपात के बाद यह ब्लीडिंग को भी जो है कम करता है, इसलिए ये सही हो जाएगा इसमें, समझ गए। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आगे का हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन, चलिए देख लीजिए, आपके सामने 42 नंबर का एक और खूबसूरत प्रश्न आ रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रसव की संभावित तिथि, मतलब डिलीवरी का संभावित जो डेट है वो पता लगाने के लिए पिछली माहवारी के पहले दिवस से कितने दिन जोड़ने चाहिए। मतलब यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है, अगर आपको कोई निकालने के लिए पूछे तो आपको डेट दे देगा और आपको बताना रहेगा। तो कितना जो है पिछली जो महामारी जो लास्ट समय जो मैसेज आया रहता है उसके पहले दिन से कितने हम उसमें जोड़ेंगे कि जो है हमारा डिलीवरी का डेट एक्सपेक्टेड संभावित निकल जाएगा। तो वह होता है 9 माह 7 दिन। अगर किसी को आखिरी बार जब मैसेज आया हो तो उसके पहले दिन में अगर हम 9 माह 7 दिन जोड़ते हैं तो आगे का डेट पता हो जाएगा डिलीवरी का, ठीक है। तो इसी को हम लोग एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कहते हैं। चीज़ों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की तरफ। 43 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, बहुत खूबसूरत प्रश्न है आपके सामने। 43 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, कहता है गर्भवती महिला में सामान्य श्वसन दर नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट कितना होता है। ये मत कंफ्यूजन होइएगा, पल्स रेट नहीं पूछ रहा है, सामान्य श्वसन दर पूछ रहा है। तो एक प्रेगनेंसी, एक गर्भवती महिला में गर्भ के दौरान जो सामान्य श्वसन दर होता है वह कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होता है 18 से 24 होता है, इस समय बढ़ा होता है। जबकि एक नॉर्मल आदमी में कितना होता है, 16 से 18 माना जाता है नॉर्मल आदमी में, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ लीजिए, आपके बढ़े हुए मिलते हैं गर्भवती महिलाओं में, ठीक है ना। आगे अब हम लोग चलते हैं 44 नंबर प्रश्न की तरफ, ठीक है। कहता है माय डियर कि फीटोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड गर्भधारण की कितनी अवधि के बाद सुनी जा सकती है। तो अगर किसी महिला में उसके भ्रूण, उसके गर्भ के अंदर जो बच्चा है, अगर उसका आप हार्ट साउंड सुनना चाहते हैं तो कितने सप्ताह के बाद जो है उसको फीटल हार्ट साउंड को आप सुन सकते हैं। किसके जरिए, फीटोस्कोप के जरिए। यह एक उपकरण होता है जिससे सुन सकते हैं। तो वह 20 सप्ताह के बाद, 20 सप्ताह में होने पर इसके बाद आप सुन सकते हैं हार्ट साउंड को, ठीक है। आगे चलिए 45 नंबर और एक बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है कि रक्त में हीमोग्लोबिन एच की मात्रा कितनी से कम होने पर गर्भवती महिला को एनीमिया कहा जाता है। तो माय डियर, एक गर्भवती महिला है, नॉर्मल व्यक्ति होगा तो 11 ठीक माना जाता है महिला में, ठीक है ना। लेकिन अगर एक गर्भवती महिला है उसमें हीमोग्लोबिन का स्तर ज़्यादा होना चाहिए, तो अगर उस कंडीशन में 11 से कम हो जाता है तो उसे एनीमिया माना जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा चाहिए गर्भवती में, प्रेगनेंसी में, ठीक है, क्योंकि उसको बच्चे को भी चाहिए। ये हो गया। आगे देख लीजिए, कहता है IUCD का तात्पर्य क्या है, ठीक है ना। IUCD का तात्पर्य क्या है, ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब आगे यहाँ पे जो आपको मैं बताने वाला हूँ,
कहता है यहाँ पे आईयूसीडी का क्या तात्पर्य है। 46 नंबर प्रश्न है। तो आईयूसीडी का आपको पता है इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आईयूसीडी का जो है फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 47 नंबर का प्रश्न आपके सामने में आ रहा है, समानतः फीटल हार्ट रेट कितनी होती है। तो ये भी आपको पढ़ा चुके हैं कि समानतः जो भ्रूण का जो हृदय का धड़कन होता है लगभग 120 से लेकर 60 प्रति मिनट होता है, बढ़ता यहाँ पे भ्रूण में ज़्यादा रहता है। तो ये भी कई बार करा चुके हैं, ठीक है ना। आगे चलिए 48 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है एकदम स्पष्ट रूप में कि प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच में निम्नलिखित जांचें की जानी चाहिए। मतलब डिलीवरी से पहले जो है प्रत्येक जब भी जांच कराए तब तक कौन सी जांच करानी चाहिए, ये भी पहले करा चुके हैं। हीमोग्लोबिन का जांच होगा एनीमिया के ब्लड स्तर का पता करने के लिए, यूरिन शुगर का जांच होता है शुगर के पता करने के लिए, ग्लोबिन एल्बुमिन का टेस्ट किया जाता है कि कहीं प्रोटीन तो यूरिन से नहीं जा रहा है, तो ये प्रोटीन जांचने के लिए किया जाता है। तो ये तीनों टेस्ट जो है किया जाता है और ये पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे चलिए देखते हैं। आगे कहता है 49 नंबर कि एक गर्भवती महिला को 4 माह के गर्भ पर, 4 महीने का गर्भ है, उसमें टिटनस टॉक्साइड का टीका पहला टीका लगा था। 4 महीने पर पहला टिटनस का टीका लगा। तो कहता है कि अब वह 8वें माह में जांच हेतु आई है, आप टीटी के टीके के बारे में क्या निर्णय लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी है टीटी का दूसरा टीका लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कम से कम 1 महीने का अंतर होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अंतर हो जाए चलेगा, लेकिन कम से कम 1 महीने का अंतर होना चाहिए। तो पहला टीका 4 महीने पर प्रेगनेंसी के लगा है और जब वह 8वें महीने पर आई है तो क्या उसको टीका देंगे कि नहीं देंगे। बिल्कुल देंगे, सही बात है, दूसरा टीका दे देंगे, ठीक है। आगे चलिए, आगे हम लोग यहाँ पे 50 नंबर का देखते हैं। हीमोग्लोबिन की मात्रा को जांचने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। अब आपको पता है कि लैब में जो भी जांचेज होता है उसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हमको हीमोग्लोबिन का टेस्ट करना होता है, पता करना होता है, तो ब्लड के सैंपल के साथ NaOCl की मात्रा को, समझ गए ना, सोडियम जो है, तो जो है आपको NaOCl की मात्रा को जो है हम लोग क्या करते हैं उसके साथ में मिलाते हैं, ठीक है। आगे है, कहता है यहाँ पे कि गर्भवती महिला को कौन कौन सी जो है, यहाँ पे देख लीजिए, गर्भवती महिला को कौन कौन से संक्रमण के लिए जांच करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट है, HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस, हिफिलिस नहीं होगा, सिफिलिस होगा, ठीक है, इसको सिफिलिस करना है। HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस, ये तीनों जांच जो है महिलाओं में किया जाता है, क्योंकि तीनों भयंकर संक्रामक बीमारी होता है। इसके होने से बच्चे को भी प्रभावित करता है, तो इसलिए यह तीनों जो है गर्भवती महिला को जांच में किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। 52 नंबर का प्रश्न है, पार्टोग्राफ में अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन में कितने घंटे का अंतर होता है। आपको पहले से पता है 4 घंटे का जो है अंतर होता है, ठीक है ना, ये भी आपको पता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बहुत शानदार प्रश्न है यहाँ पे 53 नंबर का कि जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए। मतलब कोई महिला है, बच्चे को जन्म दी, तो जन्म के कितने देर बाद जो है स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। तो 1 घंटे के भीतर शुरू कर देना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग। आगे है 54 नंबर, समान प्रसव में औसतन कितना खून निकल जाता है। मतलब नॉर्मल डिलीवरी में ब्लड निकलता ही है, तो कितना ब्लड जो है नॉर्मली निकल जाता है। तो लगभग आधा लीटर 500 ml के आसपास निकल जाता है, ठीक है। बायोमेडिकल बेस्ड रूल्स के अनुसार नाल यानी प्लेसेंटा को कौन से थैली में डाला जाता है। तो आपको पहले से पता है कि जो भी एनाटॉमिकल बॉडी हो, शरीर के कोई भी बॉडी पार्ट हो, तो उसको जो है हम लोग पीले में रखते हैं, पीले थैली में, समझ गए। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको कुल 55 प्रश्न पढ़ाया, समझाया। ये मिलेंगे इसी प्रकार के और अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।